हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अपने एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम से पहले मेंस रेडी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है मेंस आंसर राइटिंग। तो इसी चीज को लेकर और आपके डिमांड पर हम ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स किस तरीके से आप लिख सकते थे उनको डिस्कस करते हैं। और ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गोल्डन फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या माइक्रो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्टिव वर्ड। क्योंकि कई बार डिस्क्राइब पूछा होता है, इलैबोरेट पूछा होता है, क्रिटिकली एग्जामिन भी पूछा जा सकता है, राइट। तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें अच्छे से स्ट्रक्चर करना है। हमें पता है कि इंट्रोडक्शन लिखना, बॉडी और कंक्लूजन लिखना कितना ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली 8 और 20 मार्क्स में। जब हमने ये समझ लिया, इसके साथ में हमारे आंसर्स को लेवल अप, एक लेवल आगे ले जाने की जरूरत होती है, और वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स, इंडिसेस, रैंकिंग्स और केस स्टडी। स्पेसिफिकली हिमाचल स्पेसिफिक अगर आप केस स्टडीज मेंशन कर सको बहुत ही अच्छा होता है, राइट। तो ये 3 स्टेप्स हम यूज करते हैं इन मेंस आंसर राइटिंग। और आज के हमारे जीएस 3 के इस सेशन में हम 3 क्वेश्चंस, एक 4 मार्कर, एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे और उसे किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो वो देखेंगे। इसका क्वेश्चन फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुबह मिल गया होगा और आई होप आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रखे होंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो, इस टॉपिक से, जो कि जीएस 3 पेपर का यूनिट 1 सब यूनिट 1 में आता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जांपल 2019 में पूछा गया था व्हाट इज डियर मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन अगर आप एक्चुअल सिनेरियो में आंसर करते या फिर किसी ने ऑलरेडी दे रखा है मेंस, तो इन्होंने किस तरीके से आंसर किया होगा, किस तरीके से हमें आंसर करना है वो देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि दोनों साइड्स आपको पता चल सके। व्हाट इज अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपोजिट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होता है, इन्फ्लेशन के टाइम में किया जाता है। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो देखते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से पहले मॉनेटरी पॉलिसी की हमें बात करनी है और कौन सा इंस्टीट्यूशन इस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट सेंटेंस में ही हमने इसका लीगल बैकिंग क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में बता दिया कि आरबीआई एक्ट के अंदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। तो जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ओके, यहाँ पर हमने बताया कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखकर मॉनेटरी पॉलिसी को करना, यानी कि इन्फ्लेशन के हम बात कर रहे हैं। प्राइस स्टेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन हमारा मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ में ध्यान में रखना है कि ग्रोथ को भी हम दिमाग में रखें। जिस तरीके से अभी हमने देखा कोविड के बाद में जो इन्फ्लेशन हो रहा था, पर मॉनेटरी पॉलिसी ने एक टाइट स्टैंस नहीं लिया था बिकॉज ग्रोथ का हम वेट कर रहे थे, राइट। ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है। इन दोनों चीजों के साथ में लेते हुए जो मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, ये हमने बता दिया। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताने के बाद नेक्स्ट लाइन में इमीडिएटली हमें जंप करना होगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है उसको बताने से रिलेटेड एक्शन लिया जाता है सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई के द्वारा। कैसे समय में, जब हमारी इकोनॉमी हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन को झेल रही हो।
इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है तो टाइट करना पड़ता है, यानी कि जो मनी का फ्लो है इन द इकोनॉमी बहुत ज्यादा हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो आराम से किसी भी चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी रहते हैं। इन सभी चीजों को एक ही लाइन में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लिख दिया कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जब होता है तब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है जिसे हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कह रहे हैं, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और वो स्टेप्स आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं क्या है वो। सबसे पहला हमने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो तो आपको पता होने चाहिए, आपको कहीं भी ये मिल जाएगा, आरबीआई के वेबसाइट पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं वो बता रखे हैं। उसी के बेसिस पर सभी चीजों को सम करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉलिसी रेट्स में वेरी किया जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स कहलाते हैं। इनमें वेरिएशन किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। किस तरीके का वेरिएशन किया जाता है? जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करनी हो तो इन पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज किया जाता है, यानी कि रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। रेपो रेट बढ़ाने से आरबीआई से जो लोन्स लिए जाते हैं नॉर्मल और कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वो लोन्स महंगे हो जाते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो है बढ़ जाता है, यानी कि लोन जल्दी बैंक्स लेंगे नहीं, यानी कि पैसे जो है बैंक के पास आएंगे नहीं और बैंक लोन में घुमाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसे ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं, उसी का मतलब इन्फ्लेशन है। उसको कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया जा सकता है, ये तो आरबीआई का डिसीजन होता है। बट जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक्स को आरबीआई के पास पैसों को पार्क करने के लिए, ठीक है, वो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक्स पैसे जो है आरबीआई के पास रखने लगेंगे, राइट। तो इन पॉलिसी रेट्स को बढ़ाया जाता है, ये कहा गया है। इसके साथ में रिजर्व रेशियोज को भी बढ़ाया जाता है। कौन से है हमारे रिजर्व रेशियो? की सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और भी जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स है उसके बारे में आप लिख सकते हो, बट ये डेफिनेटली होना चाहिए आंसर में। 4 मार्कर में इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। रिजर्व रेशियोज को बढ़ाया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये इंपॉर्टेंट रिजर्व रेशियोज हैं। ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी बैंक कितना पैसा लोन में घुमाएगा और कितना पैसा रिजर्व में रहेगा। फॉर एग्जांपल इतना पैसा बैंक के पास है, इसमें से इतना रिजर्व रखना है उसको। जब रिजर्व यानी कि उसको लोन में घुमा नहीं सकता, जब इसको हम बढ़ाते हैं तब होता ये है कि जो रिजर्व मनी है वो बढ़ जाता है, लोन्स में जो पैसे बाहर जा रहे हैं वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी कम होने लगती है। तो रिजर्व रेशियो भी बढ़ाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रिजर्व रखो, पैसे अभी लिक्विडिटी ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। इसके साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसके तहत आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बाय एंड सेल करता है। अब ऐसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, या तो आपको बाय या तो सेल, इनमें से कोई एक, तो आरबीआई करता क्या है? आरबीआई एक्चुअली सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को देता है और मार्केट में से पैसे ले लेता है। तो सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और मार्केट में से पैसे जो है वो आरबीआई के अंदर इंजेक्ट होने लगते हैं। तो ये चीज लिखनी है आपको कि सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती, यहाँ पर सिर्फ पॉलिसी रेट्स आता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं, पॉलिसी रेट्स, वेरिएशन, रिजर्व रेशियो में वेरिएशन, इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लिख रहे हैं, इन चीजों को लिखना जरूरी है। फिर चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है कितना लोन देंगे उस चीज को जो है फिक्स किया जाता है। इस चीज को फिक्स किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द आरबीआई डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर होता यह है कि वैल्यू, जो लोन टू वैल्यू रेशियोस है उनको वेरी किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन अगर कोई दे रहा है तो जितना गोल्ड कोलैटरल पे लिया गया है उसका कितना परसेंटेज आप लोन पे दे सकते हो, वो चीज आरबीआई डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल पहले 75% जो है आप लोन पे दे सकते हो, ये चीज था, उसे कम कर दिया, ओनली 65% आप लोन पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये कर दिया, तो उससे जो लोन में पैसे बाहर गए हैं उनमें वेरिएशन आ जाता है और जो पैसे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन उस पर कंट्रोल आता है।
तो ये चीज हमें लिखनी है। 4 चीजें, 4 इंपॉर्टेंट। जब भी आप 4 मार्कर लिख रहे हो, देखो कि 4 पॉइंट्स आप किसी तरीके से लिखो, ठीक है, तो उससे हो ये जाता है कि आराम से आपको 4 मार्क्स वहां के वहां मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हो सकता है अगर टाइम है, स्पेस है, तो आप थोड़ा सा एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दो, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। इस तरीके से 2 to 6% जो कि मैंडेटेड है एटलीस्ट फॉर नाउ, उस रेंज में इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश आरबीआई करता है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ जो हमारा एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। ये भी सब यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक है जीएस 3 का। यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यू ट्रेड पॉलिसी पूछा गया था, पर हम दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, राइट। बहुत ज्यादा इस पर मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो आपको एक कंसाइज मटेरियल भी मिल जाएगा जिससे आप जो है अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर पूछा गया है डिस्क्राइब द रिफॉर्म मेजर्स अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस पर हम लिख रहे हैं कि क्या एक्चुअल रिफॉर्म मेजर्स थे। तो इन रिफॉर्म मेजर्स को डिस्क्राइब करने से पहले ये एलपीजी जो है, इन मेजर्स को लाने का क्या जरूरत था, वो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले लाइन में हम एलपीजी रिफॉर्म्स एक्चुअली है क्या वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स के बारे में हमने लिख दिया कि 1991 में इस चीज का बिगिनिंग हुआ था, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए गए थे उस समय में वो इन लाइंस पे थे। और ये चीज की जरूरत क्या पड़ी, जो 1990s के समय तक इंडिया में हो ये रहा था कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, जो हम 2 to 6 से भी डरते हैं, उस समय डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो इंडिया में था 7.5% ऑफ जीडीपी था, एक्चुअली 3% होना चाहिए, बट ये 7.5% था। इंटरनल डेट बहुत ज्यादा था। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे लास्ट स्टेज में थे कि 14 डेज का जो ऑयल है उसे इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ मनी हमारे पास बच गई थी। ऐसे स्टेज में फॉरेन कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अप्रोच किया आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। उन्होंने कहा कि आपको फॉरेन इकोनॉमी के साथ, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना होगा। इसी स्टेप्स को लेने के लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए, 2 तरह के रिफॉर्म्स, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स थे, वो हम लेकर आए। जहां पर स्टेबलाइजेशन मेजर्स यानी कि पहले तो सिचुएशन कंट्रोल में लाना है, तो शॉर्ट टर्म मेजर्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स जो कि लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, वो भी लेकर आए। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम पूरा आंसर लिख रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत हमने कौन से स्टेप्स उठाए। लिबरलाइजेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका मेन एम क्या है, रेस्ट्रिक्शंस को कम करना और जो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है उनको ओपन करना, ताकि 2 तरह के एंटिटीज जो कि प्राइवेट एंटिटीज हैं एंड फॉरेन एंटिटीज हैं, इनको एंट्री मिल सके इंडियन मार्केट में और इंडियन इंडस्ट्रीज में। तो हमने डीरेगुलेट किया इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और बहुत सारे जो सेक्टर्स जो पब्लिक जो गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व थे उनको हमने लिबरलाइज एंड ओपन किया, जिसके साथ प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर कर सके। तो अभी सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और कुछ रेलवे के ऑपरेशंस के अलावा बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं उन्हें हमने प्राइवेटाइज कर दिया, राइट। तो ये चीजें हमने देखी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए, जहां पर आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना। फिर साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स को भी एंट्री हमने दी। टैक्स रिफॉर्म्स हम लेकर आए, कंटिन्यूअस रिडक्शन हमने किया टैक्सेस में। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जहां पर अपने करेंसी को हमने डी वैल्यू किया ताकि हम हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव बने। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आए। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वगैरह हमने एबॉलिश की ताकि इंपोर्ट्स जो है वो आराम से आ सके और उसी तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स भी प्रमोट हो सके। प्राइवेटाइजेशन में हमने
जो हमारे गवर्नमेंट जो पीएससीज थे उनको प्राइवेटाइज करना शुरू किया। ग्लोबलाइजेशन, जहां पर आउटसोर्सिंग पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और वर्ल्ड की इकोनॉमीज के जो भी आउटसोर्सिंग वर्क है वो इंडिया को मिले, इस पर हमने ध्यान दिया। डब्ल्यूटीओ के एस्टैब्लिशमेंट का मेन पार्ट बने हम 1995 के समय में जो हुआ था, और इसके साथ इन रिफॉर्म्स के वजह से ही आज इंडिया हम कह सकते हैं कि लगभग 2.7 से ज्यादा ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुका है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बता दी। एंड फाइनली 20 मार्क्स का क्वेश्चन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम्स बताने हैं एंड परफॉर्मेंस बताना है, तो हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में लिखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस बताएंगे, और उसके बेसिस पर जब परफॉर्मेंस बताने लगेंगे हमें प्रॉब्लम समझ में आएंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है पीएससीसी ने कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है कमर्शियल एफिशिएंसी इनका, साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वेलफेयर का भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों को साथ में लेकर जो चलते हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और ये ओन किए जाते हैं मेजरली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, शेयर कैपिटल यानी कि 51% गवर्नमेंट की ओनरशिप इसमें होती है, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी हमने बता दिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं स्टेट एंड सेंट्रल दो टाइप्स होते हैं, परफॉर्मेंस हम बता रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस जो है वो इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर हमें ये परफॉर्मेंस बतानी है। परफॉर्मेंस डिटरमाइंस द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस विथ विच ये जो गोल्स हैं कमर्शियल एंड सोशल गोल्स को अचीव किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने बताया कि इंडियन पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2019-20 के बेसिस पर हम उसका परफॉर्मेंस बता रहे हैं। सेक्टार्स जो है वो एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल सेक्टार्स में भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है, क्योंकि जो हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए थे उनके अलावा बाकी में भी पीएससीज हमें दिख रहे हैं, तो वो चीज हमें नहीं करना है और अननेसेसरी कॉम्पिटिशन नहीं क्रिएट करना है। ये एक प्रॉब्लम हम नीचे लिख देंगे, उसको हमने इंडिकेट कर दिया परफॉर्मेंस में ही। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स के बारे में हमने लिखा, किस तरीके से ग्रोथ उसमें दिख रहा है। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू में डिक्रीज दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी डिक्रीज दिख रहा है। नेट वर्थ में थोड़ा मिनिमल इंक्रीज है। कंट्रीब्यूशन सीपीएससीज का इकोनॉमी में अगर हम देखें तो वो भी डिक्रीज्ड है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी डिक्रीज्ड है। तो परफॉर्मेंस में ही हमें पता चल रहा है, ये सारे जो है रिपोर्ट के बेसिस पर आपको लिखना है, राइट। लेटेस्ट रिपोर्ट अगर आपके पास है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो डिक्रीज इसमें भी दिख रहा है। तो यही सारे प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पॉलिसी जो एस्पेक्ट्स हैं वहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, जहां हम नॉन एसेंशियल सेक्टर्स में भी घुस रहे हैं, अननेसेसरी कंपटीशन जो है क्रिएट कर रहे हैं। ये दीज थिंग्स शुड बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, जहां पर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों का सही तरीके से प्लान हम नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। इस चीज को हमें जो मैनेजरियल स्किल्स हैं और साथ में जो हेड हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनको अच्छे तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है यहाँ पर, वो हम हाईलाइट कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी कम है, जिस तरीके से हमने इसमें बताया। ऑटोनॉमी कम है और कई बार पॉलिटिकल इंटरफियरेंस रहता है इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फंक्शनिंग में और इंपॉर्टेंट डिसीजंस में, वो नहीं होना चाहिए और ऑटोनॉमी होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिक्स्ड होता है, फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज हमें देखनी होगी। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, तो टेक्निक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कमर्शियल एज वेल एज वेलफेयर दोनों को साथ में लेकर चलने का स्किल जो ह्यूमन मैन पावर है उसमें होना चाहिए। मैन पावर प्लानिंग भी सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ये बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पर, इनमें से कुछ पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेंटरी दिखता है, बहुत सारी चीजें ऐसे वेस्ट जो है पड़ी रहती हैं इनके गोडाउन्स में वगैरह में, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उनको यूज, इवन ह्यूमन रिसोर्स जो जाता है उसका भी वेस्टेज कई बार देखने को मिलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग जो स्किल्स हैं वो नहीं है सही तरीके से, तो इनको इंप्रूव करने से रिलेटेड कई सारे कमिटीज, कमीशंस ने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला है हैंडिंग ओवर नॉन प्रायोरिटी एरियाज ऑफ ऑपरेशन। प्राइवेट सेक्टर को वो हैंड ओवर कर देना चाहिए नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स जिसमें पब्लिक सेक्टर अभी भी है। अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर करना चाहिए, ठीक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर होगा अगर ऑडिट सिस्टम्स ये सब हम लेकर आएंगे और हमें पता होगा कि क्या इश्यू है। ऑडिट से हमें यही पता चलता है, राइट। प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स है और जो बॉडीज हैं उनका बहुत ज्यादा एफिशिएंट हेल्प हमें लेना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा ना रहे और रिसोर्सेज का अच्छा इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूज हो सके। मार्केटिंग टेक्निक्स और बेटर करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ बेटर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता दी और इसके साथ इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में ये ग्रोथ के इंजन्स बन सकते हैं, ये चीज हम बता रहे हैं। ओके, so these were the 3 क्वेश्चंस और इस तरीके से बहुत इलाबोरेटली 20 मार्क वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, उसका आंसर रखा गया, उनमें कुछ पॉइंट्स आप चुन सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। लिस्ट द स्टेप्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू टेक टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। 4 मार्क्स एंड वी विल बी आल्सो इवैल्यूएटिंग अगर आप जो है अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो। और इसके साथ हम आपके प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी बहुत अच्छे तरीके से आप मेजर कर सको, इसके लिए आपके लिए हम लेकर आ गए एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 5 चीजें मिल रही हैं, जहां प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन की पीडीएफ, हिमाचल जीके मॉड्यूल और लाइव रिवीजन सेशंस लिए जाएंगे ताकि आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन एग्जाम के लिए हो सके। इसके साथ में हम लेकर आए हैं पावर पैक, जिसके थ्रू आप इस कोर्स के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को और भी एज कर सकते हो। कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट और हिमाचल जीके का मॉड्यूल अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स, राइट गाइस। तो ये इसको अवेल करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया जाता है उसको क्लिक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज डू अवेल द कोर्सेज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।